Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pallavi and I'm doing my PhD from NIPGR in plant biotechnology. Basically, I'm working with the plant MAP kinases. So I have cleared my UGC NET JRF in December 2023 with All India rank 103. तो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दी CSIR नेट एग्ज़ाम और हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर एनी JRF एग्ज़ाम. So before coming to this question, I need to explain that preparation for any exam varies from person to person, but there is one thing very common between any person who's preparing for any entrance exam is the revision. So किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो आपका वो एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता. हार्ड वर्किंग या इंटेलिजेंट ये बहुत बाद की टर्म्स है. अगर कोई पर्सन इंटेलिजेंट है और वो रिवीजन नहीं कर रहा है तो उसका एग्ज़ाम निकालने की प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो जाती है. और कोई पर्सन हार्ड वर्किंग है बट इंटेलिजेंट से मतलब उसका थोड़ा सा चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी या याद रखने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम है, वो फिर भी एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाएगा. सो हाउ आई प्रिपेयर इज़ द मेन क्वेश्चन. तो बेसिकली मेरा जो मास्टर्स हुआ है वो हुआ है JNU से इन लाइफ साइंसेज. मैंने 2021 में इनरोल किया था एंड 2021 ऑलमोस्ट हमारा कोविड में गया है. ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तो कुछ ज़्यादा उसका मेरे लिए पॉजिटिव आउटपुट नहीं था. तो 2022 में JNU में थी, कैंपस में थी. तो जब मैं कैंपस में आई तो पहला जो हमारा अटैम्प्ट हुआ था वो सितंबर में हुआ था. उसके लिए मैं सीरियस नहीं थी तो मैंने वो ऐसे ही दे दिया था. उसके बाद दिसंबर आते आते आई हैव रियलाइज्ड कि अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि जून में एग्ज़ाम था. पर इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो रहा था क्योंकि JNU का जो करिकुलम है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. हमें तैयारी करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. बट फिर भी जब मैं वापस आती थी अपनी क्लासेस करके तो मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी. तो ये हुई मेरे बारे में बात. पर आपको तैयारी कैसे करनी है. इवन आफ्टर आई प्रिपेयर्ड अ लॉट मैं जून वाला एंट्रेंस नहीं निकाल पाई थी. उसके बाद मैं वापस घर चली गई और मैंने सोचा कि मैं घर पे पढ़ाई कर पाऊँगी, पर मैं घर पे भी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी. आई डोंट नो, थोड़ा सा हैबिट हो गया था यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बैठने का, इसीलिए मुझसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही थी. और मैंने सोचा कि घर पे बैठने से अच्छा मैं प्रोजेक्ट में इनरोल हो जाऊँ. वहीं फिर मैं अक्टूबर 2023 में मैंने प्रोजेक्ट एसोसिएट NIPGR में ज्वाइन कर लिया था. तो मेरा लैब थोड़ा सा हेक्टिक था, मुझे 9 to 7 काम करना पड़ता था. तो उसके साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था. मुझे काफ़ी लोगों ने रोका कि डोंट गो फॉर अ प्रोजेक्ट पोजीशन, प्रिपेयर वेल, अदरवाइज़ तुम नहीं निकाल पाओगे. तो मेरे पास बेसिकली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मान लेते हैं, दिसंबर भी ऑलमोस्ट, मेरे पास 2.5 मंथ था प्रिपरेशन करने के लिए. और अभी भी लगभग उतना ही टाइम है. तो उसी हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि कोई अब तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा. तो आपको मैं बता दूं, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको लगभग उसको 6 से 8 मंथ देने पड़ते हैं अगर आप शुरू कर रहे हो. बट जैसे मेरे केस में था कि मैं पहले भी बुक्स के टच में थी तो 2 मंथ में वो मेरे लिए करना ईजी हो गया था. तो आप अपनी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर पर्सन के लिए प्रिपरेशन वेरी कर जाती है. जैसे मैंने अगर अपना बैचलर्स DU से किया होता तो मेरे लिए मास्टर्स का एंट्रेंस निकालना थोड़ा इजी होता, मुझे लेस इनपुट देना पड़ता. वैसे मेरा मास्टर्स JNU से था, लाइफ साइंसेज, हमारा कोर्स ही वैसे डिज़ाइन होता था. तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टोटली ही अलग थी. बट कुछ चीज़ें जो कॉमन होती है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी. तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना करेक्ट वे में. कई बार हम क्या करते हैं कि चीज़ों को मतलब जस्ट पढ़ लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ सही भी हमने अंडरस्टैंड किया है या नहीं. तो उसके लिए आपको उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन करना. उस पर्टिकुलर टॉपिक से जब आप क्वेश्चन करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने इस कॉन्सेप्ट को सही समझा है या नहीं. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कोचिंग ले रहे हो. अगर तो आप कोचिंग ले रहे हो देन इट्स ईजी फॉर यू कि आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. बट अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो तो बेस्ट जो वे आपके लिए है वो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और समझो कि मैंने ये मेरा गलत क्यों आ रहा है. हो सकता है आपने उस कॉन्सेप्ट को गलत अंडरस्टैंड किया हो. फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन. आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है घंटों पढ़ने का. और वैसे घंटों पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है. मैंने ये प्रोजेक्ट के साथ मैनेज किया. तो अगर आप भी वर्किंग है, अगर आप भी किसी कोर्स में इनरोल है तो आप ये कर सकते हैं. बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप रेगुलर रहें
और टाइम टू टाइम रिवीजन करें। तो आप सबसे पहले जो बेसिक यूनिट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाली है, उन यूनिट को टारगेट कर सकते हैं, जैसे डेप बायो हो गई, सेल बायोलॉजी हो गई, और ये इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, मैं प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ। तो आप ये यूनिट ज़रूर से टारगेट कर सकते हैं, तो चांसेस जो होते हैं आपके एंट्रेंस क्लियर करने के वो हाई हो जाते हैं। ऑल्दो अब थोड़ा सा शायद, पता नहीं मुझे, पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं, मैंने एग्ज़ाम का पेपर नहीं देखा जून वाला, बट इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा होपफुली। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था CSIR नेट के एग्ज़ाम के पेपर में, वो ये है कि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, जितना भी सिलेबस है वो उसी से ही पूछते हैं, बस आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, और ऑप्शन इतनी सारी होती है कि आप इजीली उसको कर सकते हो। तो प्रिपरेशन का मेरी स्ट्रेटजी यही थी। ऑल्दो मैंने अपने कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग है वो BSc करने के बाद मास्टर्स की वो प्रिपरेशन के दौरान कर लिया था, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको फर्स्ट सजेस्ट करूँगी कि आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लीजिए, आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको वो सब आता है तो कॉमन जो क्वेश्चन होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें रिवीजन नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन क्वेश्चन का ये आंसर है कि आपको कभी ना कभी एक दिन कुछ ना कुछ लेकर तो बैठना ही है। तो बेस्ट चीज़ है कि जो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से आता है या आपको उसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप फर्स्ट उसको टारगेट करो। आप उसके क्वेश्चन ले लो, आप एक बुकलेट ले लो, या अगर आप उतना भी स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेलीग्राम पे, ये पाथफाइंडर की साइट है, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। तो आप वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड करो और क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। अगर आपको वो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शुरू से स्टार्ट करना है, मेरी थ्योरी बिल्कुल मैं भूल चुका हूँ या चुकी हूँ, जो भी है, तो आप क्या कीजिए कि ये जो पाथफाइंडर की जो रिवीजन वाली बुक्स है इससे स्टार्ट करो। ऑल्दो ये सफिशिएंट नहीं है आई थिंक पेपर निकालने के लिए, बट ट्राई करो, पहले वहाँ से शुरू करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ पढ़ने लगोगे, चीज़ें याद आने लगेगी कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया, ये करना है, वो करना है, तो वहाँ से शुरू करो। और धीरे धीरे आप पहुँचोगे, जब एक आपका स्टेज आएगा, आपको लगेगा कि हाँ अब मैं थोड़ा सा वहाँ लेवल पे पहुँच गया हूँ कि अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अब इस टाइम पे स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है वो है क्वेश्चन करना। मैं भी प्रोजेक्ट के साथ थी, मुझे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 9 to 7 मुझे काम करना पड़ता था और बहुत टायरिंग होता था। प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है कंपेयर टू PhD, और मैं काम करते करते और ऑलमोस्ट जून से अक्टूबर आते आते मैं भी काफ़ी थ्योरी भूल चुकी थी। बट जो मैंने बेस्ट चीज़ की है वो मैंने यही किया कि मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन करना। मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप CSR के क्वेश्चन करो, UGC के क्वेश्चन, इसके DBT के क्वेश्चन करो, ICMR के क्वेश्चन करो, जितने भी JRF है हमारी फील्ड में, आप सबके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, और आप पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो। जो सेकेंड मेरे साथ प्रॉब्लम था, जो जून वाले एंट्रेंस में हुआ है, बहुत से बच्चों के साथ आई थिंक वो हो रहा होगा कि आपने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा किया है बट वही 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। इसकी मेन वजह जो मेरे साथ हुई थी वो थी पैनिक करना। एग्ज़ाम में मैं इतनी पैनिक थी, और एक वो प्रेशर भी होता है आपके ऊपर कि आप मास्टर्स के ऑलमोस्ट, हमारा सेशन ख़त्म होने वाला था, कि अब मैं क्या करूँगी, व्हाट नेक्स्ट, ये नहीं हुआ तो क्या करूँगी। तो वो हो जाता है कि ये पेपर तो निकालना ही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर रहा है, ये इट जस्ट है एंट्रेंस, इसके बाहर भी दुनिया, इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरा लास्ट ईयर एंट्रेंस नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को मौका दे पाई, मैं समझ पाई कि रिसर्च क्या है, मुझे आगे करना है या नहीं। 1 साल के प्रोजेक्ट के टाइम पे मुझे ये सब क्लैरिटी हो गई कि PhD का माहौल कैसे रहता है, लैब का माहौल कैसे रहता है। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि कई बार कुछ चीज़ें ना होना भी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है कि हाँ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, आई टेक अनदर चांस नेक्स्ट टाइम। 6 मंथ में पेपर हो ही रहा है तो इतना कुछ नहीं है, आपके लिए डोर्स हमेशा ओपन है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अनटिल और अनलेस आप करने वाले हो। अगर आप हाथ पे हाथ धर कर बैठ जाओगे कि मुझसे नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, देन नोबडी कैन हेल्प यू। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और सेकंड है कि पैनिक नहीं करना है, जाओ बिंदास पेपर देकर आओ, कुछ नहीं होगा, क्या ही हो जाएगा, नहीं होगा एंट्रेंस तो क्या हो गया, लाइफ थोड़ी ख़त्म होती है, जस्ट PhD भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है,
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना और आप अच्छे से तैयारी करो, रिवीजन करो, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल या कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, आई विल प्रोवाइड। ऑल्दो पता नहीं मैंने फास्ट कितनी चीज़ें कवर की है, बट आपके कुछ क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट को लेकर या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बट कमिंग टू दैट पॉइंट टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना होगा प्रायोरिटी बेसिस पे। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को फोकस करते हो। हम जैसे बाहर निकलते हैं, हम शॉपिंग पे जाते हैं, हमें कोई अगर शॉप हमारे लिए स्पेसिफिक है कि हमें वहीं से बाय करना है, तो इतनी भीड़ में भी या इतनी दुकानों में भी हमारा जो फोकस है वो क्लियर होता है कि हमें वहीं ही जाना है। तो वैसे ही CSR को रखो, बाकी चीज़ों को थोड़ा ब्लर कर दो अपनी लाइफ से, और अगर आपका CSR ही प्रायोरिटी है तो उसको थोड़ा हाईलाइट, उसको ही फोकस में रखो और जाके उसी की तैयारी करो। अभी वेब सीरीज़ ये सब देखना बंद कर दो और थोड़ा चिल मोड में आओ। ऐसे पैनिक करोगे तो यू विल फॉरगेट थिंग्स। चीज़ों को समझो, कोशिश करो रट्टा ना मारो। कुछ चीज़ों में जैसे रट्टा मारना भी पड़ता है, जैसे डब्बा आयो, कई बार समझ नहीं आती तो चलो ठीक है, रिकॉल कर लिया या कुछ भी क्रैमिंग कर ली। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इकोलॉजी में भी है जो भी करते हैं। जब मैंने एंट्रेंस दिया था, आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत अच्छे से हर यूनिट में प्रिपेयर नहीं थी। मैं थोड़ा प्लांट की तरफ ओरिएंट हो गई थी, तो एनिमल फिजियो तो मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। ऑल्दो लाइफ साइंसेज में हम पढ़ते हैं बट उसको भी रिवाइज़ करना पड़ता है, तो मैंने वो बिल्कुल छोड़ दिया था कि उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, लेस नॉलेज भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है वो कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है आपके लिए, तो ऐसा चांस नहीं लेना चाहिए आपको। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ इकोलॉजी अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी, और कुछ मतलब वो ऐसे था कि इट्स अ लास्ट मोमेंट थिंग। मैंने सोचा चलो पढ़ लेती हूँ, और हमें पढ़ाते नहीं है मास्टर्स में यहाँ पे इकोलॉजी, JNU के सिलेबस में नहीं है, बट मैं प्रिपेयर करके चली गई थी कि हाँ ठीक है, बहुत सुना है, वेटेज होता है। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ से कि मैंने पता नहीं किस यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, उसने ये कवर किया हुआ था कि इकोलॉजी पढ़ना है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने उसकी बात सुनी और मैंने इकोलॉजी की। बहुत सारे क्वेश्चन उसी से ही हो गए और मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया। तो आपको भी उसी चीज़ का ध्यान रखना है। कोई अगर आपके सीनियर या कोई आपको वाइज एडवाइस देता है तो ये मत सोचो कि अरे ये तो ज़्यादा बोल रहा है, मुझे पता है क्या करना है। आपको पता होता तो आपका अभी तक पेपर निकल गया होता। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपने बड़ों के एडवाइस आप ज़रूर सुनो और उस चीज़ पे काम करो, अपने रिवीजन पे काम करो। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी हो जाएगी, और इस मोमेंट पे पैनिक मत करो। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत टाइम से ये वीडियो डिमांड में थी, या ये कमेंट मुझे आ रहा था, तो मैंने आई होप आपके कुछ क्वेश्चन कवर कर लिए हो। बाकी कुछ भी हो तो यू डू कमेंट एंड डू लाइक माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर सम PhD रिलेटेड वीडियो। एंड अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग भी कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, होपफुली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। NIPZ से रिलेटेड कुछ भी हो, सो आई एम हेयर टू हेल्प यू। Till then, bye bye and good luck for your